नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 20 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा और कम से कम इस वीडियो को मैं 30 लाइक आप लोग हमें देंगे और इसके साथ ही कुछ सब्सक्राइबर की भी बढ़ोतरी आज हमारे चैनल को देखने को मिलेगी। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। मेनली इसका आयोजन जो किया जाता है उस दावोस में किया जाता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है, लेकिन इस बार इसका आयोजन कोरोना महामारी के कारण कहाँ किया जा रहा है, सिंगापुर में किया जा रहा है। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 18 दिसंबर। यह प्रवासी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 की थीम मानव गतिशीलता को फिर से संगठित करना है और इसके साथ ही इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कोविड-19 के प्रभाव से प्रवासियों के संरक्षण को भी समर्पित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने हाल ही में किसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन है तीरंदाजी, ब्रेक डांसिंग, योगासन या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा योगासन। योगासन को भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया है और अगस्त 2020 में स्थापित राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में योगासन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भी मान्यता दी गई थी। तो 2020 में अगस्त 2020 में राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ की स्थापना की गई थी। योग एक प्राचीन शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 2016 में भी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में योग को सूचीबद्ध किया था। इसके साथ ही 2020 का जो थीम रहा योग का वह रहा कि योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 2019 का जो थीम था योग फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन है 111वें स्थान पर, 120वें स्थान पर, 125वें स्थान पर या 64वें स्थान पर। तो इसका आंसर होगा 111वें स्थान पर। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 162 देशों में से भारत को 111वें स्थान पर रहा। भारत 111वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को और भारत अपनी पिछली रैंकिंग से 17 स्थानों की गिरावट उसमें दर्ज की गई क्योंकि 2019 में अगर हम देखें तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 94वां स्थान था। वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की श्रेणी में भारत 110वें स्थान पर है और आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में 105वें स्थान पर भारत रहा। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग रैंकिंग में 3 शीर्ष पदों पर रहे और सीरिया इस रैंक में सबसे अंतिम पायदान पर रहा। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एक नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मापने का एक वैश्विक सूचकांक है जिसमें 74 मानकों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक कोटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कोटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे
जारी किया जाता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन है सुरेश कुमार शर्मा, शशि कुमार सिंह, शशि शेखर वेम्पति, इनमें से कोई है। तो इसका आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और प्रसार भारती पर एक दृष्टि डालें तो इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय भी है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना 1964 में हुई थी और 57 देशों में इसके 286 सदस्य हैं। यह दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से भी एक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है इसका मुख्यालय। तो ये शशि शेखर वेम्पति का चित्र है। चलते हैं अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 125वां, 131वां, 129वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 131वां। तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। 129वें स्थान से भारत 131वें स्थान पर आ गया है और यह जो सूचकांक है वो 189 कंट्रीज़ के सूचकांक में जारी किया गया, यानी कि 189 देशों में 131वें स्थान पर भारत रहा है। नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग और आइसलैंड नॉर्वे के बाद आने वाले देश रहे हैं। और इस सूचकांक में एक नया मानक और जोड़ा गया, इसमें प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी ऐड किया गया इस सूचकांक को जारी करने के लिए। चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2020 मनाया जाता है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 18 दिसंबर। तो हर साल 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है और ये भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस 1992 में धार्मिक और भाषाई या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों के वक्तव्यों को अपनाने के लिए वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 30 है, आर्टिकल 30 है, वो अल्पसंख्यकों के 2 श्रेणियों का उल्लेख करता है, जिसमें एक धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है। तो किस में बताया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का विवरण है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का विवरण मिलता है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाया? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। 1971 में इस दिन मारे गए, यानी कि 14 दिसंबर को मारे गए शिक्षकों, पत्रकारों और कवियों की याद के लिए बांग्लादेश हर साल 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाता है। और 1971 में हुआ बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में परिवर्तित हुआ और भारत की जीत के साथ यह समाप्त हो गया। इसके साथ ही इस जीत के उपलक्ष्य में भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार भारत इस जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। कि अगला प्रश्न है हमारा कि यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का विजेता किसे घोषित किया गया? ऑप्शन राजेंद्र सिंह, किरण मजूमदार, राहुल मुखर्जी, विद्युत मोहन। तो इसका आंसर होगा विद्युत मोहन। भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया। विद्युत मोहन एक इंजीनियर है और ये इनकी एक संस्था है जिसका नाम है टाकाचार और इसके ये सह संस्थापक हैं और जो एक सामाजिक उद्यम है जो किसानों को अपने विशिष्ट खेत अवशेषों, यानी कि इसने जो काम किया है इस संस्था ने कि किसानों के जो अपशिष्ट हैं, जो पराली है, उसके खुले में जलाने से रोकने के लिए उन्हें एक सक्रिय कार्बन और मूल्यवर्धित रसायनों में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए इन्होंने काम किया है।
यानी कि जो पराली है उसको किसानों को ऐसी टेक्निक को प्रोवाइड कराया है, इन्होंने मूल्यवर्धित रसायन प्रोवाइड करवाया है, जिसके द्वारा ऐसे तरीके बताए हैं जिसके द्वारा किसान इसको कार्बन में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अतिरिक्त अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक ऐसा प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा तय करता है और पर्यावरण से संबंधित नीतियों को लागू करने में विकासशील देशों की मदद भी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का UNEP का नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि गोवा मुक्ति दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस देश से गोवा की मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के उपलक्ष्य में के रूप में मनाया जाता है और गोवा 1510 में पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा था। 1510 से पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा था और ये 1961 में भारतीय सेना द्वारा मुक्त करवाया गया। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया था और उस समय ये ऑपरेशन 36 घंटों तक चला और 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद सैनिक कार्रवाई के बाद हम देखते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वासेलो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया और ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल हो गया। तो गोवा भारत में दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है जो 31 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ स्थलीय रूप से लगती हैं तथा अरब सागर से इसकी सीमा जलीय सीमा साझा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी कौन है? प्रमोद सावंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि देश का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानपुर के रहीमपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क मेगा लेदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है और कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर या पार्क के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और आज के वीडियो का अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्च आकार का पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्च आकार का पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, चेनाब, ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे पिछली वीडियोस में ज़रूर मिलेगा और अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करें आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बने रहें हमारे साथ नई जानकारियों के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। धन्यवाद।